करेंगे, है ना। तो हम लोग बेटा बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है ना, तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर देखो देखा जाए तो ये काफी टेढ़ा चैप्टर भी है और आसान चैप्टर भी है। ऐसा कोई बड़ा बात नहीं, इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आएंगे और आसानी से बन जाने वाले इस क्वेश्चन से। तो बायोमोलिक्यूल देखो बेटा चैप्टर क्या, बायो बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, मॉलिक्यूल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स है ना, बहुत सारी चीजें, वाटर मॉलिक्यूल्स है ना दूसरे। तो क्या लिविंग मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं, है ना। तो इस लिविंग मॉलिक्यूल्स जो बायो मॉलिक्यूल्स को बोला है, दूसरा बार आप बोला जा रहा है लिविंग मॉलिक्यूल्स, बायो का मतलब लिविंग होता है, क्लियर बात है ना। और मॉलिक्यूल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स है। तो बेटा हम लोग कहने का मतलब ये है, हम लोग 10 चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी खत्म कर रहे हैं, है ना। और हम लोग फिर जो हम लोग अब जो चैप्टर्स रह जाएंगे 11th के, टोटल 7+5 12 चैप्टर। वो जो 7+5 12 चैप्टर हैं रहेंगे वो ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी के रहेंगे। और दोनों, ह्यूमन फिजियोलॉजी तो काफी आसान सेक्शन में से एक है ना। प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ा सा टेढ़े सेशन में से एक है। तो पहले हम लोग उन सेशंस पे पहुंचने से पहले हम लोग का मेन रोल ये रहेगा अपने आप में कि सबसे पहले हम लोग इन चैप्टर्स पे कमांड कर लें। पहले 10 चैप्टर जो हमारा है उस पर काफी अच्छे से कमांड कर लें, ताकि वो चैप्टर्स पे हम लोग हैं तो काफी अच्छे से वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास समय इनफ है, कोई बड़ी बात नहीं है। मई की मंथ चल रही है, शुरुआत है अभी, है ना। 8 तारीख हो चुकी है, 8 9 तारीख। चलो बेटा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स मतलब लिविंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब बेटा देखते हैं चैप्टर में क्या है। देयर इज वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। हमारे पूरे बायोस्फीयर में, मतलब पूरे यूनिवर्स, मतलब पूरे बायोस्फीयर में विभिन्न प्रकार के क्या है, वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। क्या बोलना चाहती है एनसीईआरटी? नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइजेस इन आवर माइंड इज, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेम केमिकल्स, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। कहने का मतलब एक हमारे पूरे बायोस्फीयर में वाइड डाइवर्सिटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म, भिन्न भिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है पूरे बायोस्फीयर में। तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन ये उत्पन्न हो के आता है, क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब एक ही तरीके के केमिकल से बने हुए हैं? केमिकल्स कहने का मतलब एक ही तरीके के एलिमेंट और कंपाउंड से बने हुए हैं या अलग अलग बने हुए हैं? तो देखते हैं। यू have learned chemistry how elemental analysis is performed. आपने केमिस्ट्री में कभी नहीं पढ़ा होगा। If we perform such an analysis on a plant tissue, animal tissue, and microbial paste, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen, and several other their respective content per unit mass of a living tissue. अब अगर हम लोग केमिकल एनालिसिस केमिस्ट्री में देखते थे परफॉर्म करता, अगर उसी तरीके से केमिकल एनालिसिस अगर हम लोग निकालें किन चीजों के ऊपर, अगर हम लोग प्लांट टिश्यू का निकालें, एनिमल टिश्यू का निकालें या माइक्रोबियल पेस्ट का निकालें, तो उसमें हम लोगों को वी ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर एंड देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ अ लिविंग टिश्यू, ठीक है ना। क्लियर हो गया बात? तो यहाँ पे एनसीईआरटी यहाँ पे यही बोलना चाह रही थी कि हम लोग बहुत सारा एलिमेंट्स उसमें से पता लगा लेंगे, जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और भी तरह का एलिमेंट्स, अदर चीजें हो गई, किसके रिस्पेक्ट में, पर यूनिट मास ऑफ अ लिविंग टिश्यू, है ना। ये चीज हो गई। इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट फॉर एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग मैटर, वी ऑब्टेन अ सिमिलर लिस्ट। तो कहने का मतलब यहाँ पे एनसीईआरटी ये बात बोलनी चाह रही थी कि अगर हम लोग केमिकल एनालिसिस या एलिमेंटल एनालिसिस अगर हम लोग प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, माइक्रोबियल पेस्ट के ऊपर देखते हैं, तो उसके अंदर से हम लोगों को बहुत सारा एलिमेंट देखने को मिलता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारा अदर पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू। अगर उसी तरीके का इसका सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड इन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का अगर हम पीस के ऊपर वही एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, तो अर्थ क्रस्ट तो एक नॉन लिविंग मैटर का एग्जांपल है,
तो उसमें भी हम लोगों को कुछ सिमिलर लिस्ट निकलेगा। कैसा सिमिलर लिस्ट निकलेगा? उसमें भी कुछ एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और विभिन्न विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स के नाम आएंगे। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट? अब क्वेश्चन पूछता है कि जो नॉन लिविंग में भी दो सेम लिस्ट आ रहा है, लिविंग एनिमल्स में भी सेम लिस्ट आ रहा है ना, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में क्या आ रहा है? सेम लिस्ट आ रहा है, सेम लिस्ट आ रहा है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड आउट, है ना, किसी भी तरीके का डिफरेंसेस नहीं लगा निकालना चाहिए, है ना, कोई एब्सोल्यूट टर्म, इन एब्सोल्यूट टर्म नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड आउट, मतलब कोई भी तरह का इसमें डिफरेंसेस एब्सोल्युटली नहीं दिख पाता है। जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। जो भी एलिमेंट अर्थ क्रस्ट का सैंपल देखने पे हमको देखने को मिलेगा, वो सेम एलिमेंट किसमें देखने को मिलेगा? हमको लिविंग टिश्यू में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद a closer examination reveals that relative abundance of carbon hydrogen with respect to other means is higher in any living organ than in earth crust। अब यहाँ पे एक डिफरेंसेस ये पता चलता है, अगर क्लोजली देखें इन चीजों को, दोनों लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के एलिमेंटल एनालिसिस को अगर क्लोजली देखें, तो ये बात रिवील होती है कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स इज हाइयर, है ना, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन का रिलेटिव अबंडेंस क्या है? सबसे ज्यादा है इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म में के अंदर में कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो अबंडेंस है वो ज्यादा है एज कंपैरिजन टू नॉन लिविंग थिंग। समझ रहे हो ना, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का मात्रा ज्यादा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पिक हो सकता है, इसमें यहाँ पे स्टार पॉइंट लगा दो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बेसिक डिफरेंसेस तो पता कुछ चल नहीं पाता, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस ये क्लोजर क्लोजर अगर एग्जामिनेशन करते हैं तब ये पता चल पाता है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन का रिलेटिवली अबेंडेंस मतलब ज्यादा मात्रा किसमें प्रेजेंट है? लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट है, अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं नॉन लिविंग टिश्यू से। एक बतवा क्या हुआ कि दोनों में तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट मिला, मतलब उसमें भी कार्बन मिल रहा है, इसमें भी हाइड्रोजन मिल रहा है, उसमें भी कुछ मिल रहा है, मतलब लगभग लगभग सिमिलर लिस्ट आ रहा है दोनों का, है ना। लेकिन दोनों के सिमिलर लिस्ट में भी कार्बन का रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा तुमको लिविंग टिश्यू में था, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में के केस में था। समझ गए? चलो, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन कैसे एनालाइज करोगे? ठीक है ना, केमिकल कंपोजिशन कैसे एनालाइज करोगे, हम लोग वो देखते हैं अभी। देखो एनसीईआरटी यहाँ पे बोल रही है बेटा, वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर? ठीक है ना, मतलब वी कैन कंटिन्यू आस्किंग द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, मतलब किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। To get an answer one has to perform a chemical analysis, है ना। We can take any living tissue, अगर हम लोग देखते हैं किस तरीके से केमिकल एनालिसिस, अगर हम लोग क्या करते हैं, एक लिविंग टिश्यू ले लेते हैं, जैसे कि वेजिटेबल या पीस ऑफ लीवर, मतलब कलेजी समझते हो ना, लीवर को बोला जाता है, तो उसका एक पीस ले लो या वेजिटेबल का एक पीस ले लो और उसको ग्राइंड कर दो। किसमें ग्राइंड कर दो? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। इसका फॉर्मूला याद रखना, Cl3CCOOH। ठीक है ना, तो यूजिंग अ मोर्टार एंड पेस्टल, मोर्टार और पेस्टल मिक्सिंग करने की काम में आता है। ठीक है ना, तो मोर्टार और पेस्टल की मदद से, ठीक है ना, मोर्टार और पेस्टल, ये नाम तुम लोग बहुत बार सुने होंगे, मोर्टार पेस्टल, बेसिकली ये मिक्सिंग करने में मदद आता है। तो अब हम लोग क्या किए, क्वेश्चन ये बोला था, वी कैन कंटिन्यू आस्किंग द सेम वे व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है ना। क्वेश्चन तो एनसीईआरटी यही बोल रहा था, है ना। तो एनसीईआरटी यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर। तो इसका आंसर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या किए, केमिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो केमिकल एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं,
हम लोग एक लिविंग टिश्यू लेते हैं, या तो एक वेजिटेबल ले लेते हैं या पीस ऑफ लीवर ले लेते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, है ना, ग्राइंडिंग करते हैं उसका। कहाँ ग्राइंडिंग करते हैं बेटा, किसकी मदद, किसमें ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंड करते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डाल करके, मोटर और पेस्टल की मदद से। तो हम लोग को एक स्लरी मिल जाता है। अब स्लरी तुम समझ लो, जैसे कि एक सिंपल सा बात सोचो, छत ढलाई होता है, तो छत ढलाई होता है तो उसमें एक मशीन आता है, चर्निंग मशीन। उसके बाद देखते हो ना, गिट्टी बालू ईंट मतलब वो सब कुछ सीमेंट सबको मिक्स करके क्या बना देता है बेटा, वो एक स्लरी बना देता है, बना देता है ना। तो बस वही चीज है, इसमें भी यही होगा। हम लोग एक वेजिटेबल का पीस लेंगे, उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डाल देंगे, है ना, जैसे कि एक वेजिटेबल का पीस है, ठीक है, ये वेजिटेबल है, ठीक है, ये एक सब्जी है। सब्जी को कहाँ डाल रहे हो बेटा तुम, इसमें डाला हुआ है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, है ना। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। एसिड, मोटर और पेस्टल की मदद से इसमें हम, इसमें पहले डाल दिए, डालने के बाद मोटर और पेस्टल की मदद से इसको मिक्स कर दिए, है ना। मिक्स कर दिए तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक स्लरी के फॉर्म में मिल जाएगा। समझ रहे हो ना, स्लरी मिल जाएगा एकदम बढ़िया, सब मिक्स करने के बाद एक स्लरी मिल जाएगा। ठीक है, ये स्लरी मिल गया हमको, ठीक है, ये हो गया स्लरी। तो स्लरी को क्या किए, if we were to strain this through a cheesecloth or cotton, we should obtain two fraction। अगर हम लोग स्लरी को छान लेते हैं चीज क्लॉथ से या कॉटन कपड़े से छान लेते हैं, तो हम लोग को दो चीज मिलेगा, है ना। वी शुड ऑब्टेन अ दो फ्राक्शन। अब ये स्लरी को क्या कर रहे हो, एक कॉटन कपड़ा ले लो, है ना, ये चीज क्लॉथ ले लो। चीज क्लॉथ पे से क्या कर रहे हो तुम, इसको चीज क्लॉथ बोलते हैं या कॉटन कपड़ा, जिसको छानने का काम नहीं होता। जैसे देखते हो दूध दूध को कैसे आदमी छान जाता है तो मलाई ऊपर आ जाता है, चाहे छन्नी देखते हो ना, उसी तरीके से ये एक चीज क्लॉथ है ना। इस पे क्या किए, स्लरी को डाल दिए, डाल कर करके चीज क्लॉथ पे, चीज क्लॉथ पे डाल कर करके हम लोग देख लिए। तो देखें तो क्या हम लोग को दो फ्रैक्शन मिलेगा, एक फिल्ट्रेट मिलेगा, मोर टेक्निकली द एसिड सॉल्युबल पूल, एंड द सेकंड इज रिटेंटेड द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो जो चीज इससे पार कर जाएगा, जो स्लरी का पार्ट, जो स्लरी हम ऊपर डाले ना, यहाँ पे हम स्लरी का पोर्शन डाल दिए, है ना, जो स्लरी आई हम यहाँ पे डाले थे, हाँ? जो स्लरी है इससे पार कर जाएगा, है ना, जो स्लरी पार करते हुए ऐसे आ गया, जो नीचे में आ गया स्लरी, है ना, जो पार कर गया, तो ये पोर्शन हुआ तुम्हारा, जो नीचे पार कर गया, वो पोर्शन क्या हुआ, वो पोर्शन तुम्हारा हुआ डेट इज कॉल्ड एसिड सॉल्युबल पूल, है ना। और जो बच गया ऊपर में, जो स्लरी ऊपर में बच गया, डेट इज कॉल्ड रिटेंटेट, ठीक है ना। तो एक नीचे वाला को फिल्ट्रेट बोले, दिस पोर्शन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, है ना। और जो ऊपर में रह जाएगा, है ना, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ जो स्लरी ऐसे ऐसे रह गया, तो वो रह गया उसको बोलेंगे रिटेंटेट। तो रिटेंटेट को बोल देंगे कि एसिड इनसॉल्युबल पूल, है ना, वो सॉल्युबल नहीं था, है ना, एसिड में, एसिड इनसॉल्युबल पूल। और फिल्ट्रेट को बोल देंगे एसिड सॉल्युबल पूल। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात, समझ। उसके बाद साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल। और साइंटिस्ट को बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें मिला, जो चीज चीज क्लॉथ से पार कर जा रहा था, मतलब या कॉटन से पार कर जाता, मतलब फिल्ट्रेट वाले चीजों में, रिटेंटेट में नहीं, फिल्ट्रेट वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में एसिड सॉल्युबल पूल में बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पता चला, है ना। तो थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल, तो साइंटिस्ट हैव एयर फाउंड। समझ गए ना, क्लियर हो गया। चलो।
हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटे। हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे पढ़ते हैं इस पैराग्राफ पे। ठीक है, हमारा फर्स्ट पेज में मामला सब क्लियर हो गया है ना। सेकंड पेजेस पे आते हैं, तो फिर कितने पेजेस है पहले इसमें देख लेते हैं। एक पेज, दो, तीन, तीसरी पेज, चौथी पेज में पूरी डायग्राम है, पांचवी पेज है, छठी पेज है, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं। 18 पेजेस के हैं, 18 में 16, 17 पेजेस के हैं। चलो बेटा कोई नहीं, थोड़े से चैप्टर तो ये बड़े हैं, बट कोई नहीं, हमें 10 चैप्टर अपना पूरा कंठस्थ कर लेना है, उसकी बीच के हर एक पार्ट को, हर एक लाइन को, हर एक चीजों को अच्छे से समझ लेना है ना, ताकि क्वेश्चंस मिस ना हो, क्वेश्चंस गलत हो हमारे। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, हायर क्लासेस में तुमको पता चलेगा किस तरीके से लिविंग टिश्यू सैंपल्स को मतलब एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उससे पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे पता लगाते हैं। It will suffice it say here one extracts the compound then subject to extract various separation technique till one separated a compound from all other compound. In other words one isolates and purifies the compound. मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, एक one extracts the compound then subject to extract various separation technique till one has separated a compound from all other compound. अब एक कंपाउंड तुम एक्सट्रैक्ट किए, अब उसके अंदर बहुत सारा टेक्निक लगा करके, सेपरेशन टेक्निक लगा के उस कंपाउंड से फिर और उसको दूसरे कंपाउंड से अलग किए, है ना। तो एक कहने का मतलब ये हो गया कि वन आइसोलेट्स एंड प्यूरिफाइज द कंपाउंड। अगर कोई चीज कंपाउंड मिलता तो उसको फाइनली प्यूरिफाई करना तुम्हारा काम है। एनालिटिकल टेक्निक्स व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव अस आइडिया अबाउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे से क्वेश्चन बन सकती है, इंपॉर्टेंट लाइन है। एनालिटिकल टेक्निक्स जो होती है ना, अगर किसी कंपाउंड के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उससे हमको किस चीज का आइडिया मिल जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, और साथ ही साथ प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड का। ठीक है ना, जितनी भी कार्बन कंपाउंड्स होती हैं दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज आर कॉल्ड, जो भी कार्बन कंपाउंड्स, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमको लिविंग टिश्यू से मिलता है उसको हम लोग बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। समझ गए ना, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर हो गया। However, living tissues, living organisms have also got inorganic elements and compound in them. How do we know this? A slightly different but destructive experiment has to be done. One weighs a small bit of living tissue, say a leaf or liver, that is called wet and dry it. After the whatever the remaining material gives dry weight. Now, if the tissue is fully burnt, all the carbon compound are oxidized to gaseous form, है ना, and are removed. What is the remaining ash? The ash is called inorganic element like calcium, magnesium, etc. अब देखना बात ध्यान से, ये बात एनसीईआरटी बोल रहा है ना। एनसीईआरटी यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है, पहले तो बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन ये बता दिए, चलो ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बता ही दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से ऐसे ऐसे टेक्निक से निकालते थे। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ये पूछना चाह रहा है तुमसे कि हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड्स इन देम। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड भी होते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि होते हैं। लेकिन इसके लिए एक स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। काम क्या करते हैं इसके में ये समझना। वन वेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, से अ लीफ और लीवर, और दैट इज कॉल्ड वेट वेट। अगर हम लोग एक कलेजी को लो, है ना, लीवर कलेजी लिए, उसका वेट डन करो, वेट ये करो, ठीक है ना, मेजर करो, है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, से या लीफ को देख लो या लीवर को ले लो, तो ये जो वेट मेजर किए उसको, वो वेट कौन सा कहलाया, वेट कहलाया। समझ रहे हो ना, वो गीला वेट कहलाया। अब उसको थोड़ा ड्राई कर दो, है ना, ड्राई कर दो, ताकि उसमें से सारा पानी सूख जाए। अब उस कलेजी को या जो फल या सब्जी जो भी तुम लिए थे उसका जो वेट किए थे, जो पत्ता जो भींगा हुआ था उसका जो वेट किए थे, या जो लीवर अभी मतलब जस्ट तुम बॉडी से निकाल करके उसको वेट किए, तो उसका जो वेट कहलाया वो वेट कहलाया। अब उसको
थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ दो, ड्राई कर दो। जब उसमें सूख जाएगा सारा पानी, उसमें से इवापोरेट्स हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग वेट बचेगा, द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट। तो जब जो उसमें से सारा पानी निकल गया ना, तो अब उसका जो वेट करोगे तो उसको कहेंगे ड्राई वेट। अगर टिश्यू को, उसी टिश्यू को क्या किया, अब ड्राई वेट भी तुमको पता चल गया, क्या उसमें से पानी जब निकल गया, पानी इवापोरेट होने के बाद जब उसका वेट मेजर किए तो उसको ड्राई वेट बोले। अब क्या किए तुम, अगर उस टिश्यू को पूरी तरीके से जला दो, समझ रहे हो ना, इट्स फुल्ली बर्न, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज, तो सारा कार्बन कंपाउंड जो उसमें था लिविंग टिश्यू में, है ना, वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया जलने के बाद। ऑक्सीडाइज फॉर्म तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के फॉर्म में ऑक्सीडाइज होकर के रिमूव्ड हो गया वो, है ना, अंडर रिमूव आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म, तो वो किस चीज में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो गया और फाइनली हवा में उड़ गया, खत्म हो गया। फाइनली हमारे पास बच क्या जाएगा, राख बच जाएगा, है ना, कलेजी को जलाओगे या नीम पत्ता को जलाओगे तो सब कुछ तो उसका जल गया, जल कर कर करके क्या हो गया, है ना, जो भी कार्बन कंपाउंड था वो ऑक्सीडाइज होकर के गैसियस फॉर्म में बदल करके हवा में उड़ करके रिमूव हो गया। लेकिन रिमेनिंग हमारे पास वहां पे लाश बच जाएगा, लाश बच जाएगा। देखते हो ना, मतलब हमारे नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में, हमारे हिंदू भाइयों के कम्युनिटी में जो भी बॉडी जलाई जाती है, तो उनमें क्या होती है कि एक लिविंग टिश्यू को जलाने के बाद एक राख बच जाती है ना, तो वही राख क्या है तुम्हारा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, उससे मैग्नीशियम होते हैं, समझ गए। इनऑर्गेनिक एलिमेंट में जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम, वही इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट फॉस्फेट, और कंपाउंड्स के फॉर्म में बोल लो सल्फेट को बोल लो फॉस्फेट, ये सब कंपाउंड है, आर ऑल्सो सीन इन एसिड soluble fraction, therefore elemental analysis give a elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, while analysis of carbon dioxide gives an idea of organic and inorganic constituent। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी यहाँ पे बोलती है, ठीक है ना, एनसीईआरटी बोलती है यहाँ पे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट फॉस्फेट आर आल्सो सीन इन, ये सारी चीज में कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में हमको दिखेगा, जैसे सल्फेट फॉस्फेट। तो इसीलिए जो एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं लिविंग टिश्यू का, उसमें हम लोग कुछ एलिमेंटल कंपोजिशन निकलती है लिविंग टिश्यू से, तो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, है ना, तो ये सब चीजों के फॉर्म में जो निकलती है ना, तो गिव्स एन आइडिया ऑफ, तो ये क्या देता है, ये जो ये सारी चीजें निकलती है, एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ, है ना, इन द फॉर्म ऑफ गिव्स एन आइडिया इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, है ना, तो देती है, तो क्या बताता है, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स को बताता है इसमें, ठीक है ना। तो अब देखो ना, एक लिस्ट भी दिया हुआ है, प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन इजीली आइडेंटिफाई ग्रुप्स लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड एक्सेट्रा। फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी क्लासिफाइड देम इनटू अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ये बोल रही है ना, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शनल ग्रुप्स को लाइक हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड बोल लेते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं चीजों को हम लोग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस चीज में क्लासीफाई फाइनली कर देते हैं, अमाइनो एसिड हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेसिस हो गया, है ना, प्यूरिन, पायरिमिडीन, है ना, एडेनिन, ग्वानिन, ये सब चीजों में करते हैं। अमाइनो एसिड्स, है ना, अमाइनो एसिड्स में 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, समझ रहे हो, फिर फैटी एसिड के फॉर्म में वो कन्वर्ट क्लासिफाई कर दिए जाते हैं। क्लियर हो गया। अब जैसे कि देखो यहाँ पे एनसीईआरटी दिखा रहा है ना, बहुत सारा चीज, कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एज वेल एज लिविंग मैटर, देख रहे हो ना, सारे एलिमेंट वो सारे प्रेजेंट है, जो नॉन लिविंग में है वो लिविंग में भी है, लेकिन इनके अमाउंट में डिफरेंस है। देखो अर्थ क्रस्ट नॉन लिविंग है, ह्यूमन बॉडी लिविंग है, यहाँ पे 0.414 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 18.5 है, यहाँ पे 0.03 है। तो यही चीजें डिफरेंस थी। अ लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट, अब लिविंग टिश्यू में जो इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है ना, वाटर है, कंपाउंड्स लाइक क्लोरीन हो गया, वाटर हो गया, है ना, वाटर है, हाइड्रोजन हो गया, देखो ना यहाँ पे दिया हुआ भी था, है ना, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, है ना, तो ये सब चीज इसमें आ ही जा रहा है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन आ जा रहा है, क्लोरीन आ जा रहा है, समझ रहे हो, तो ये बहुत सारे कंपाउंड्स भी इसमें आ गए। एनालिसिस ऑफ गिव्स एन आइडिया ऑफ
ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट के फॉर्म में ये सारी चीजें आ गई, है ना। तो ये इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में इस पोर्शन पे बढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं हम लोग का क्या है। चल, अमाइनो एसिड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनके अंदर में क्या होगा, जिनके अंदर में अमाइनो एसिड क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर में अमाइनो ग्रुप एज वेल एज एसिडिक ग्रुप होता है एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, दैट इज द अल्फा कार्बन, हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है ना। एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, है ना। तो मान लो अमाइनो एसिड क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके अंदर में अमाइनो ग्रुप है और क्या है साथ ही साथ, एंड एन एसिडिक ग्रुप है एज सब्स्टिट्यूएंट, है ना। एसिडिक ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लगा हुआ है एक ही कार्बन के ऊपर, एक ही कार्बन के ऊपर अमाइनो ग्रुप भी है, एक ही कार्बन के ऊपर अल्फा ये भी ग्रुप है, क्या बोला जाता है, एसिडिक ग्रुप भी है सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे, ठीक है ना। तो जो एसिडिक ग्रुप लगा तो उस कार्बन को हम लोग क्या बोल देंगे? अल्फा कार्बन, हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। दीज आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, वो मीथेन्स के फॉर्म में रह सकता है ना। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, ठीक है। देयर आर four substitute groups occupying four valency position. These are hydrogen, carboxyl group, amino group, and a variable group designated as R group. ये चार फॉर्म में रहेंगे। Based on the nature of R group, there are many amino acids. However, those are still proteins only of 20 types. The R group in this proteinaceous amino acid could be hydrogen. The amino acid is called glycine. Methyl group called alanine. Hydroxyl methyl called serine. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर आर ग्रुप पे ये प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड में अगर हाइड्रोजन रहा तो हम लोग अमाइनो एसिड को क्या बोलेंगे, है ना। आर ग्रुप अगर क्या रहा, हाइड्रोजन रहा, तो बोलेंगे हम लोग अमाइनो एसिड का नाम ग्लाइसिन। मिथाइल ग्रुप रहा तो बोलेंगे अलानिन। हाइड्रोक्सिल मिथाइल रहा तो बोलेंगे सेरीन। दे आर ऑफ 20 शोन इन फिगर 9.1। तो फिगर 9.1 में 20 अमाइनो एसिड्स के बारे में हम लोग लगभग देख, मतलब कुछ कुछ अमाइनो एसिड के बारे में देख रहे हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ था, है ना, आर ग्रुप में, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ था, सॉरी वहां पे बता दी, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ था, है ना। तो क्या बोले, ग्लाइसिन। अगर मिथाइल लगा हुआ है तो अलानीन, है ना। हाइड्रोक्सी मिथाइल लगा हुआ है तो सेरीन। देखो यही बात एनसीईआरटी बोल रहा था ना। देखो हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ग्लाइसिन, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो अलानीन, हाइड्रोक्सिल मिथाइल लगा हुआ है, देखो हाइड्रोक्सिल मिथाइल लगा हुआ है ना जी, यहाँ पे मिथाइल सिर्फ लगा हुआ है ना तो अलानीन सेरीन। समझ गया। तो ये हो गई अमाइनो एसिड्स की बात है, ठीक है ना। तो आर ग्रुप के ऊपर कैसे फंक्शन करता है। अब बेसिक बातों पे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। The chemical and physical properties of amino acid are essentially of the amino carboxyl and R group. The chemical and physical properties, the chemical and physical properties of amino acid are essentially of the amino carboxyl and R functional group. Based on number of amino and carboxyl group, these are acidic, basic, and neutral amino acid. मतलब अगर अमाइनो और कार्बोक्साइल ग्रुप के बेसिस पे देखो, एक अमाइनो एसिड्स में क्या होना चाहिए, एक अमाइनो ग्रुप होना चाहिए, है ना। उसके बाद एक एसिडिक ग्रुप होना चाहिए, एक आर एज अ फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। देखो यही तीन चीज होनी चाहिए ना, अमाइनो ग्रुप, एसिडिक ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप हो गया, ये अमाइनो ग्रुप हो गया, और ये आर फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्साइल ग्रुप, देयर आर एसिडिक, दे आर देयर आर एसिडिक, तो एसिडिक हो जाएगा कब, ग्लूटामिक एसिड के केस में, है ना। मतलब ग्लूटामिक एसिड के केस में देखो, ग्लूटामिक एसिड के केस में क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी, मतलब कि अगर एसिडिक रहेगा तो जैसे ग्लूटामिक एसिड एसिडिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल है, बेसिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल लाइसिन है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड का एग्जांपल वालीन है। तो सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड जैसे कि टायरोसिन, फेनाइलएलानिन और ट्रिप्टोफान। एग्जांपल्स खूब पूछते हैं बेटा, इसलिए ध्यान रखना।
एरोमेटिक अमाइनो एसिड के एग्जांपल कौन से हैं? तो टायरोसिन है, फेनाइलएलैनिन है, ट्रिप्टोफान है ना। एसिडिक कौन है? तो ग्लूटामिक एसिड है। बेसिक कौन है? तो लाइसिन है। न्यूट्रल कौन है? तो वालीन है। तो ध्यान रखना ये चीज। A particular property of the amino acid is the ionizable nature of, है ना, एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है ना, अमाइनो ग्रुप की, अमाइनो एसिड की, जैसे आयोनाइजेबल नेचर ऑफ अमाइनो एंड एसिडिक ग्रुप, है ना, कार्बोक्साइलिक ग्रुप जिसको बोल रहे हैं, है ना, आयोनाइजेबल नेचर होता है। तो हेंस इन द सॉल्यूशन डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड चेंजेस। तो अगर सॉल्यूशन में अलग अलग पीएच पे अमाइनो एसिड आयोनाइज होकर करके चेंज करता रहता अपने स्ट्रक्चर को, समझ रहे हो ना। हेंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड चेंजेस, ठीक है ना। तो इसीलिए एनसीईआरटी यहाँ पे बोल रही है कि सोल्यूशन में डिफरेंट पीएच पे द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड चेंज करता है। क्लियर हो गया? अब एनसीईआरटी की लाइन आगे पे पैराग्राफ पे पढ़ते हैं। इसमें देखो बेटा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुमको डायग्राम्स हैं, बेसिक बेसिक, है ना। तो इसको देख लेना, अभी जैसे हम लोग ये देख ही लिए, है ना। उसी तरीके से भी बहुत सारी चीजों के डायग्राम आएंगे जो 9.1 फिगर से कोरिलेटेड रहेंगे, तभी हम लोग देखेंगे इन चीजों को, उनकी बातों को। चलो, तो ये समझ गया, ये अमाइनो एसिड की कहानी थी। ज्विटर आयन फॉर्म में क्या है? ज्विटर आयन कब किसके फॉर्म में रहेगा? जो आयनाइजेबल फॉर्म में जब आ जाएगा ना, जैसे कि H3N प्लस पे ये चार्ज आ गया, ये माइनस आ गया, तो आयनाइजेबल चार्जेस जब आ गया ना, तो बेसिकली बी इज कॉल्ड ज्विटर आयोनिक फॉर्म। ज्विटर आयोनिक का फॉर्म का मतलब दोनों आयोनाइजेबल नेचर जब शो करने लगेगा तब, ठीक है ना। तो ये आयोनाइजेबल नेचर जब शो करने लगेगा NH2 एंड COOH, तो इस तरीके के इस फॉर्म को हम लोग बेसिकली बोलते हैं, इस फॉर्म को हम लोग बेसिकली बोलते हैं ज्विटर आयन फॉर्म, ज्विटर आयोनिक फॉर्म। क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। वाटर में तो जल्दी पास सॉल्युबल होता नहीं है। they could be simple fatty acid, simple fatty acid, a fatty acid had carboxyl group attached to an R group. The R group could be methyl, ethyl, or higher carbon groups from 1 to 19 numbers. For example, palmitic acid के पास 16 कार्बन होता है, इंक्लूडिंग कार्बोक्साइल एक्शन। एरिकडोनाइट एसिड के पास 20 कार्बन होता है, इंक्लूडिंग कार्बोक्साइल एक्शन। ये दोनों एग्जांपल याद रखना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या बोलना चाह रहा है कि लिपिड जनरली वाटर इनसॉल्युबल होता है। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड, है ना, दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड, ठीक है। तो फैटी एसिड में क्या होना चाहिए? हैज अ कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच होता है आर ग्रुप से, समझ रहे हो ना। और आर ग्रुप क्या होना चाहिए? आर ग्रुप कुड बी अ मिथाइल, है ना, या इथाइल, या उससे ज्यादा हाइयर नंबर, कहां से कहां तक, 1 कार्बन से लेकर के 19 कार्बन तक होना चाहिए, ठीक है ना, लगभग। लेकिन उसी में पाल्मिटिक एसिड के पास 16 कार्बन है, और उसके साथ ही साथ कार्बोक्साइल कार्बन का इंक्लूडिंग कार्बोक्साइल कार्बन, समझ रहे हो ना, कार्बोक्साइल कार्बन भी उसमें जुड़ा हुआ है 16 कार्बन के साथ। एरिकिडोनोइक एसिड जिसमें 20 कार्बन एटम्स होते हैं, और उसमें भी कार्बोक्साइल कार्बन जुड़ा हुआ है। तो फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड, फैटी एसिड सैचुरेटेड रहेगा विदाउट डबल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड कब हो जाता है? विथ 1 और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राई हाइड्रोक्सीप्रोपेन। ध्यान रखना है क्वेश्चन, ध्यान, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो सिंपल लिपिड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल क्या है? सिंपल लिपिड है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? ट्राई हाइड्रोक्सीप्रोपेन होता है। Many lipids, both glycerol, many lipids have both glycerol and fatty acid. Here the fatty acid are found esterified with glycerol. कुछ फैटी एसिड यहाँ पे जो है वो ग्लिसरॉल के साथ ईस्टर स्ट्रीफाइड किए हुए, मतलब ईस्टर भी मिले हुए हैं, जैसे कि मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है ना। दे कैन बी देन, तो कौन से फैटी एसिड आर फाउंड स्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल? दे कैन बी देन मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड, ठीक है ना। सिंपल लिपिड का एग्जांपल कौन है? ग्लिसरॉल है, जिसको ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन भी बोलते हैं। बहुत सारे लिपिड जो बोथ हैव बोथ, बहुत सारे लिपिड्स के पास दोनों होते हैं, ग्लिसरॉल भी होते हैं, फैटी एसिड भी होते हैं, एंड फैटी एसिड आर फाउंड स्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल। These are also called fats and oil based on melting point, ठीक है ना।
अब ये सब चीजों को फैट एंड ऑयल भी बोला जा सकता है ना। मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, अगर ज्यादा मेल्ट कर गया तो ऑयल हो गया, थोड़ा कम मेल्ट किया तो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड है ना, कि फैट कहेंगे कि ऑयल कहेंगे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फैट भी कह सकते हो, उसको ऑयल भी बोला जा सकता है। डिपेंड करता है कि वो मेल्टिंग पॉइंट क्या है। ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट जैसे जिंजली ऑयल एंड हेंस रिमेन एज ऑयल्स इन विंटर। देखते हो ना, जिंजली जैसे कि कोकोनट ऑयल, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई होगा, क्योंकि वो जल्दी जैसे कि क्या होता है कि जाड़े के टाइम में वो जम जाता है, देखते हो ना। लेकिन जिंजली ऑयल जो होता है, जिंजली ऑयल, उसका ऑयल्स का हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ज्यादातर ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, समझ रहे हो ना। जैसे एग्जांपल जिंजली ऑयल हो गया, वो इवन तो विंटर के टाइम में भी ऑयल रहेगा। तो ना, कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम द मार्केट? सम लिपिड्स हैव phosphorus and phosphorylated organic compounds in them. These are phospholipids. कुछ लिपिड के पास फोस्फोरस और फोस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। अगर कुछ लिपिड्स के पास फोस्फोरस और फोस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो इन देम दे आर कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड कहाँ मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन में मिलेगा। लेसिथीन क्या है? एक एग्जांपल है, लेसिथीन इज वन सच एग्जांपल। तो रेसिथीन किस चीज का एग्जांपल हुआ? फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल हुआ, समझ गए ना। लेसिथीन तुमको बेसिकली सेल मेम्ब्रेन में भी मिलने को देखने को मिल सकता है, समझ गया। तो कुछ लिपिड जो होते हैं उनके पास फॉस्फोरस होता है या फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिनको हम लोग फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। क्लियर हो गया बात? ठीक है। तो हम लोग जैसे देख लेते बेटा, यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि लेसिथीन एक एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड का। कुछ टिश्यूज होते हैं, स्पेशली न्यूट्रल टिश्यूज हैव लिपिड विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सम टिश्यूज स्पेशली द न्यूट्रल टिश्यू, कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जैसे कि न्यूट्रल टिश्यू, उनके पास लिपिड जो होते हैं ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स वाले होते हैं। ठीक है, ये चीजें बेसिक बातें हम लोगों को मोटा मोटी लगभग लगभग माइंड में घुस गई हैं अच्छे से। बेटा हम लोग सबकी रिवीजन भी करते रहेंगे जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा ये वाले पैराग्राफ को कंप्लीट कर लिया। अब ये हमारा लास्ट पैराग्राफ बच रहा है यहाँ पे इस पेज का, तो हम लोग इस पेज के लास्ट पैराग्राफ को देखते हैं बेटा, है ना। हम लोग 3 पेजेस अपना 18 पेजेस में से कवर कर लिए, 3 से 4 पेजेस, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पे हम लोग ये चीजें देखते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड, है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है? हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, बहुत सारा कार्बन कंपाउंड्स हमारे अंदर बॉडी में है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जिसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कैन भी मिलेंगे। सम ऑफ दीज आर कॉल्ड नाइट्रोजन बेसेस। नाइट्रोजन बेसेस का क्या होता है? एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, यूरासिल हो गया, थाइमिन हो गया। when found attached to a sugar they are called nucleoside। अगर नाइट्रोजन बेसिस शुगर से अटैच है तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। अगर फॉस्फेट ग्रुप आकर करके शुगर के साथ अटैच हो गया तब न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। मतलब नाइट्रोजन बेस, है ना, क्या बोलते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर इज इक्वल टू नाइट न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं बेटा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। एडेनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, साइटोडीन आर न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड्स कैसे बोलते हैं हम लोग? तो जैसे कि सीन सीन जब किसमें लग गया ना, जैसे कि एडिनोसिन,
गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिन, जैसे कि इसका नाम सिंपल सिंपल था, तो सिंपल में क्या बोल रहे थे, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, ठीक है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, एसाइटिडीन, इसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, न्यूक्लियोसाइड्स बोल देंगे। अब एसिड वाला बात लगती है, एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुनालिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, वो सबको क्या बोल देते हैं हम लोग, न्यूक्लियोटाइड्स बोल देते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए, आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली, एंड आरएन डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। तो न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए आरएनए है वो उसमें कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली, मतलब डीएनए आरएनए में क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो ये क्या हो गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। राइबो न्यूक्लिक एसिड ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए आरएनए है उसमें क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली, और डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज अ जेनेटिक मटेरियल, है ना। डीएनए एंड आरएनए किस टाइप से फंक्शन करता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल के तौर पे फंक्शन करता है। जैसे कि देखो बेटा यहाँ पे सारे डायग्राम्स भी हमारे बने हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि देखिए न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड में यूरिडीन हो गया, एडिनोसिन हो गया, न्यूक्लियोटाइड के केस में एडिनाइलिक एसिड का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ना। साइड्स में केस में फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जा रहा है ना। एडिनिन, एडिनिन तो जुड़ ही रहा है, साथ में क्या है, शुगर, शुगर ग्रुप भी जुड़ जा रहा ठीक है ना। तो अब क्या है कि यहाँ पे ये नॉर्मल चीज हो गई, ये नाइट्रोजन बेस नॉर्मल हो गए, है ना। अब यहाँ पे प्यूरिन लिखा हुआ, पायरिमिडीन लिखा हुआ, तो प्यूरिन पायरिमिडीन जानते हो कौन कौन क्या होता है, याद रखना प्यूरिन क्या होता है, ठीक है। तो प्यूरिन होता है जो, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एडिनिन एंड गुआनिन, ये हो गया तुम्हारा प्यूरिन। पायरिमिडीन पता है क्या होता है, पायरिमिडीन होता है तुम्हारा साइटोसिन, साइटोसिन, यूरासिल, और क्या हो जाता है बेटा, थाई थाइमीन। देखो पता ही है ना, डीएनए के केस में क्या होता है, थाइमीन होता है, और यूरासिल किसके केस में होता है, आरएनए के केस में होता है। ये चीज तो पता ही है सबको बचपन से। तो अगर मान लो कि डीएनए रहेगा तो उसमें हम लोग थाइमीन एज अ पायरिमिडीन बोलेंगे, और अगर आरएनए रहेगा तो हम लोग यूरासिल एज बोलेंगे पायरिमिडीन। क्लियर है ना बात सारी, चलो। फैट्स एंड ऑयल्स में देखो ये कोलेस्ट्रॉल है ना, ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड, जैसे लेसिथिन का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। फैटी एसिड लाइक पाल्मिटिक एसिड, ग्लिसरॉल की एग्जांपल दिया, ट्राइग्लिसराइड, R3 फैटी एसिड, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की एग्जांपल्स दी हुई है। तो ये सारी चीजें सबको समझ में आ रही होगी हमारे हिसाब से, क्लियरली, ठीक है। चलो, क्लियर है ना बेटा सबको ये सारी बातें, चलो। अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक में बहुत अच्छे से सारा लगभग क्लियर कर लिए हैं, है ना। अब हम लोग जो बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे, वो पढ़ेंगे हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इससे जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, वो डायरेक्ट इस टेबल से आते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल चार्ट, समझे, VVI है ये, समझे। डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आते हैं जैसे कि पिगमेंट, carotenoid, anthocyanins, what are these examples, है ना। पिगमेंट्स के कैरोटीनॉइड इज पिगमेंट, अल्कालॉइड, टर्पेनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल, तो क्या बोलेंगे, कैरोटीनॉइड, एंथोसियानिन्स, पिगमेंट। अल्कालॉइड्स कौन है, मॉर्फिन, कोडीन, दीज आर कॉल्ड अल्कालॉइड्स। टर्पेनॉइड्स कौन है, मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, है ना। एसेंशियल ऑयल्स कौन सा, लेमन ग्रास ऑयल। एब्रीन और रिसिन टॉक्सिन के रूप में यूज होता है। लेक्टिन्स के रूप में यूज होता है कौन, कैलावीन ए। ड्रग्स के रूप में विंस ब्लास्टीन और करक्यूमिन, ठीक है ना। करक्यूमिन जो ड्रग होता है ना, वो बेसिकली हड्डी के पेशेंट में और जो रिस्पायरेटरी पेशेंट रहते हैं उनके में भी दिया जाता है, मतलब ऐसे ही तुमको बता दी, कोई मतलब नहीं बनता। पोलीमेरिक सब्सटेंसेस के रूप में कौन से यूज हो रहे बेटा, तो पोलीमेरिक सब्सटेंसेस के रूप में रबर हो गया, गम्स हो गया, सेलुलोज हो गया। कि ये चीजें हैं कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल, ध्यान रखना,
ठीक है ना। यहाँ पे ये भी बहुत ध्यान रखना, ये सारे एग्जांपल जो दिए हुए हैं तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल? पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस क्या होता है यहाँ पे देखो, ये क्या लिखा हुआ है, पिगमेंट्स क्या है, तो कैरोटीनॉइड्स, एंथोसियानिन्स है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है ना। अल्कालॉइड्स क्या होता है, तो मॉर्फिन होता है, कोडीन होता है, समझ रहे हो। तो ये सारी बातों और चीजों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखते हुए चलना है, समझ रहे हो ना मेरी बातों को, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं बेटा, आगे की बात क्या कर रही है एनसीईआरटी यहाँ पे, उसको देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कहानी देखते हैं। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में एनसीईआरटी क्या लिखता है, एनसीईआरटी साफ लिखता है यहाँ पे, एक सेकंड। एनसीईआरटी यहाँ पे साफ लिखता है, समझ रहे हो क्या, देखो, the most exciting aspect of chemistry deals with isolating thousands of compounds, small and big, from living organisms, determining their structure and if possible synthesis from them. केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बात क्या है कि आइसोलेटिंग थाउजेंड ऑफ कंपाउंड, बहुत सारा कंपाउंड को हम लोग आइसोलेट कर लेते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर करके अगर उससे कोई चीज सिंथेसाइज होने वाला है, मतलब उससे कोई चीज बनने लायक रहता है, तो हम लोग उसको बनाते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी इसने यही बात समझाई, समझ में आया है ना। एनसीईआरटी ने यहाँ पे साफ साफ ये बातें समझाई कि सबसे एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री क्या है, डील्स विद आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कहाँ से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर, इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग देम, है ना। उनके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करके अगर उनसे पॉसिबिलिटी होती है तो ताकि उससे कुछ सिंथेसाइज कर पाए, है ना। अगर उनसे कोई चीजें बनने के लायक है कोई चीजें, तो उनसे वो चीजों को सिंथेसाइज किया जाए, ठीक है। If one were to ask a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds, including amino acids, sugar, etc. ठीक है। If one were to ask a list of biomolecules, है ना, such a list would have thousands of organic compounds, including amino acids, sugars, etc. अगर हम लोग से एक लिस्ट मांगा जाए, है ना, बायोमोलिक्यूल्स का, सच अ लिस्ट वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके अंदर बहुत सारे उस बायोमोलिक्यूल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, जैसे अमाइनो एसिड भी हो गए, तुमको शुगर भी रहेगा, बहुत कुछ रहेगा। फॉर रीजंस that are given in section 9.10 we can call these biomolecules as metabolites। तो इसीलिए उन सब सेक्शन 9.10 में इसके बारे में इलेबोरेटेड है, वहां पे हम लोग देखेंगे। जैसे ये 9.2 है ना, तो 9.10 जो है ना इसी फर्दर पेजेस में, तो वहां पे 9.10 से हम लोग को रिलेट करेंगे, ठीक है। एनिमल टिश्यू में वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स आर गिवन इन फिगर 9.1। एनिमल टिश्यूज में बहुत सारा कैटेगरी ऑफ कंपाउंड देखे तुम, है ना, जैसे फैट है, ऑयल है, अमाइनो एसिड है, शुगर है ना, तुमको न्यूक्लियोसाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है। तो ये बेसिक चीजें एनिमल में देखने को तुमको ये कुछ कुछ चीजें मिली। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट। ये सब जो चीजें ऊपर में देखने को मिली ना एनिमल टिश्यूज में, एनिमल टिश्यूज में जब प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड जो फिगर 9.1 में था, उसको हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोल रहे हैं। However, when one analyzes plant, fungal and microbial cell, one could see thousands of compounds other than primary metabolite। अगर बहुत सारा चीज अगर आदमी अगर प्लांट को या फंजाई को या माइक्रोबियल सेल्स को एनालिसिस करता है, तो उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड दिखेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा। जैसे क्या क्या दिखेंगे, अल्कालॉइड्स दिखेंगे, फ्लेवोनॉइड्स दिखेंगे, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर पिगमेंट, सैंड्स, गम्स, स्पाइसेस, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। कुछ उसके बाद एनसीईआरटी यहाँ पे बोलती है, फाइव प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शन एंड प्ले रोल्स इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, वी डू नॉट at the moment understand the role of functions of all secondary metabolites in host organism, ठीक है ना।
हम लोग ये जानते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का जो है ना, जो फंक्शंस है वो आइडेंटिफाइबल है, मतलब यहाँ इसका ये फंक्शन होता है, मतलब शुगर का ये फंक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बोहाइड्रेट का ये फंक्शन है, प्रोटीन का ये फंक्शन है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल। और ये सारे हमारे पूरे बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से एनर्जी मिल रही है, प्रोटीन से बॉडी बिल्डअप हो रहा है, तो ये सब चीजें हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में अच्छा रोल भी प्ले कर रहा है। लेकिन वी डू नॉट एट द मोमेंट understand the role of functions of all the secondary metabolites in host organism। लेकिन एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारी चीजें जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, इसका क्या फंक्शन हो सकता है वो हम लोग कभी समझ में नहीं आ रहा है। However, many of them are useful to human welfare, जैसे कि रबर, जैसे कि हम लोग मान ले सकते हैं कि जैसे कि रबर है, ड्रग्स है, स्पाइसेस है, सेंट है, पिगमेंट्स है, ये सब कुछ कुछ चीजें हैं, है ना, तो वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट तो है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। Some secondary metabolites have ecological importance. In later chapters and years, you will study more about the secondary metabolites। समझ लो ना, तो ये बात बोल रहा है कि अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कुछ ऐसी चीज होती है, उनका भी हमारे रोल में क्या फंक्शन है एक्चुअली हम लोग को समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी है जो ह्यूमन वेलफेयर के रूप में हमारे यूज हो सकता है, जैसे रबर हो गया, ड्रग्स हो गया, स्पाइसेस है, सेंट है, पिगमेंट है, तो वो हम लोग के इनमें कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी में, ह्यूमन की जिंदगी में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का भी रोल प्ले होता है, उनसे भी मदद मिल सकती है। कुछ कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे होते हैं जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए अच्छा रोल प्ले करते हैं। हम लोग को आगे के चैप्टर्स में और फर्दर ईयर्स में हम लोग पढ़ाई करेंगे और बाकी सब चीजों का, समझ रहे हो, तो ये चीजों का तो बेसिक बातें हम लोग को सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में हम लोग को सब ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, तो बेटा हम ये करते हैं कि आज की ये जो पढ़ाई है यहाँ पे ये वाले को छोड़ते हैं, फिर अब हम अपन क्लास लेंगे, तो उसमें हम लोग सेकंड क्लास में, इसमें अभी हम लोग बायोमोलिक्यूल से शुरू करते हैं। ठीक है ना, बायोमोलिक्यूल, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन देखेंगे, और हम लोग पॉलीसैकेराइड्स भी देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखेंगे, ये सारी चीजों को हम लोग सेकंड क्लास में देखते हैं। थर्ड क्लासेस में हम लोग फिर आगे फर्दर इसके तरफ बढ़ेंगे, फिर एंजाइम्स 3 से 4 क्लासेस इसमें लगेंगे बेटा, तो ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग मेथ से लेकर 10 तक हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे, है ना, कंप्लीट रिवीजन कर कर करके हम लोग एग्जाम देंगे, जो हम लोग एग्जाम लेने वाले हैं 14 चैप्टर्स का। ठीक है ना बेटा, ओके, तो ओके बेटा, आज का क्लास इतना ही। ठीक है, टाटा बाय बाय।